हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंडक्टर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट लगाया? R। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तब यहाँ पर बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ की। जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ पर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है करंट को और जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब V को। तो अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it। यानी कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है और इसी वजह से हीट जनरेट होती है किसी भी सर्किट में। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय I, दैट इज करंट। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ओम्स लॉ से। इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम। और ओम का सिंबल होता है ये। अब 1 ओम क्या है? 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। यानी कि 1 ohm किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जब उसके एंड्स पर कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी? 1 वोल्ट। और कितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें से? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम हर एक सब्सटेंस को या फिर आप कह सकते हैं मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा रेजिस्टर और थर्ड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका बहुत कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। अगर इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। अब सेकंड है रेजिस्टर। रेजिस्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका क्वाइट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है पर वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें से करंट फ्लो ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एलॉयज़। एलॉयज़ की बात करें तो जैसे कि नाइक्रोम। नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना है? निकल, मैंगनीज और आयरन से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलॉय का कॉन्स्टेंटन। वो किससे मिलकर बना है? कॉपर और निकल से। और थर्ड सब्सटेंसेस होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल वुड और रबर। तभी आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं कभी भी काम करते हुए ताकि उनको करंट ना लगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, थर्ड नेचर और फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें लेंथ की तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। इसका मतलब अगर लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। सेकेंड फैक्टर होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब अगर एरिया कम है कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि मटेरियल क्या है, मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर रेजिस्टर है। और लास्ट फैक्टर की बात करें तो वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, इसको समझते हैं फॉर्मूले से। हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया रो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, R = रो मल्टीप्लाई L/A, वेयर रो रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी इक्वल होती है रोड के रेजिस्टेंस से, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर। जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो चेंज नहीं होती लेंथ के साथ और एरिया के साथ। एरिया का मतलब हम कह सकते हैं कि कंडक्टर की थिकनेस से भी। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पर और टेम्परेचर पर। मटेरियल के बेसिस पर हम कैसे कह सकते हैं, अगर वो प्योर मेटल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, लेकिन अगर वो एलॉय होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, उनको एलॉय का बनाया जाता है प्योर मेटल की बजाय। जैसे कि बात करें नाइक्रोम की, मतलब नाइक्रोम एलॉय को यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और साथ के साथ इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ईजिली बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। तो एलॉयज़ के साथ काम करना ज़्यादा सेफ होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, इसके दो तरीके होते हैं, पहला सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, जब रेजिस्टेंस यानी कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है एंड टू एंड, तो वो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दें दो सेम पॉइंट्स के बीच में, तो कहा जाता है कि उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि डायग्राम से समझते हैं, ये हमने दिखाया, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है, और इसी तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये सारे क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है, यानी कि सेल या फिर बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो इनको अलग अलग सप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल R1 को V1 मिलेगी, R2 को V2 और इसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं Vn। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हमने इतने सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, तो इन सब का जब हम टोटल निकालेंगे तो क्या बनेगा, R टोटल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो करंट है वो हर एक को अलग अलग मिलता है। इसका मतलब जो सेल या फिर बैटरी से करंट सप्लाई होगा वो इसको मिलेगा I1, इसको I2 और इसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं IN। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है, यानी कि इसको भी V वोल्टेज मिलेगी, इसको भी V, इसको भी V। क्यों, क्योंकि पैरेलल के केस में जो हर एक रेजिस्टर है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सेल या फिर बैटरी से, जिसकी वजह से उन्हें सेम वोल्टेज सप्लाई होती है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़, फॉर एग्जांपल हमें दिया कि जो बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना उनको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो हम कैसे निकालेंगे R टोटल, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं सर्किट का। इस एग्जांपल से समझते हैं, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। इन तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। अब इनको हमने जोड़ दिया बैटरी से, जिसकी वोल्टेज कितनी है, V है। उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, R1 के पास V1 होगा, R2 के पास V2 और R3 के पास V3। लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, मतलब तीनों रेजिस्टेंस से, वो कितना होगा पूरे सर्किट में ही, I। ये जो एरोज है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट कैसे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद अब निकालते हैं, देखो जो टोटल वोल्टेज है V वो किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, I इंटू R के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
V इज इक्वल टू आई आर, V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। अब यहाँ से I कॉमन निकल रहा है तो हमने I को कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया टोटल रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो उनका जो टोटल है कॉम्बिनेशन सीरीज का वो किसके इक्वल होगा, उनके सम के। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमें उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमने 3 रेजिस्टेंस को लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1, R2 और R3 को। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसके क्या है 2 सेल्स है, मतलब ये 2 सेल से मिलकर एक बैटरी बनी है और टोटल वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रही है, V। अब बात करते हैं कि कितने वोल्टेज हर एक रेजिस्टर के पास जा रही है या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पास। तो तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बैटरी से, तो इसका मतलब तीनों को ही V वोल्टेज सप्लाई होगी। अब यहाँ से निकल रहा है I करंट, तो करंट आगे जाके डिवाइड हो जाएगा तीनों के बीच में। फर्स्ट रेजिस्टेंस को मिल रहा है I1, नेक्स्ट को मिल रहा है I2 और थर्ड को मिल रहा है I3। जब वो करंट यहाँ से निकलेगा तो फिर से वो टोटल हो जाएगा और बन जाएगा I। एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब निकालते हैं फॉर्मूला, टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ओम्स लॉ से हम I का फॉर्मूला लिख सकते हैं V बाय R, तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, I का V बाय R, I1 V बाय R1 प्लस I2 V बाय R2 प्लस I3 V बाय R3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से V कॉमन निकल रहा है तो हमने V कॉमन निकाल लिया, उसके बाद ये कट हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बचा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में दे रखा है तो उस केस के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है हर एक रेजिस्टर के रेसिप्रोकल के सम के। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो सर्किट हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर सीरीज सर्किट हो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देगा किसी भी डिफेक्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल वो ब्रेक हो गया या फिर उसकी कोई वायर ख़राब हो गई, तो इस वजह से क्या होगा, जो बाकी के सारे अप्लायंसेस हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो इसका मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं और वो काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इसके लिए सिर्फ एक ही स्विच होगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो दिवाली लाइट्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी लाइट्स कनेक्टेड होते हैं या फिर आप कह सकते हैं लाइट बल्ब होते हैं, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही स्विच होता है, उनको हम अलग अलग ऑन या फिर ऑफ नहीं कर सकते। थर्ड, जो अप्लायंसेस हैं इनको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाती है सभी अप्लायंसेस के बीच में। लास्ट पॉइंट क्या है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो करंट की सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है किसी भी डिफेक्ट की वजह से तो बाकी सब अप्लायंस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का खुद का स्विच होता है, यानी कि हम हर एक अप्लायंस को सेपरेटली टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। थर्ड, हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलती है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बैटरी से या फिर सेल से। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन है इसके अंदर जो करंट सप्लाई होती है वो हाई होती है। क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। तो हम देख सकते हैं दोनों को कंपेयर कर
सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, लेकिन जो पैरेलल सर्किट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेफली और कन्वीनियंटली। If you like my work, then please do like, share and subscribe my channel.